अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पर आया जो मेज़बान फयाज़ नायज गुफ्तगू कंदासीं मुल्क के अहम मसइलनि ते ऐं पनामा केस के हवाले से टियों मरहलो जो है वो शुरू थी वियो आहे। पहिरें मरहले में सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच जेको उहो समूरो मामलो ॿुधण खां पोइ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ठाही हुई ऐं उन ॿिए मरहले में उन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पंहिंजी जेका आहे रिपोर्ट ठाहे 60 ॾींहंनि जे अंदरि सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच के पेश करे छॾी ऐं उन 3 रुकनी बेंच जेका अॼु खां पंहिंजी जेका आहे कार्रवाई शुरू कई आहे। उन हवाले सां गुफ्तगू कंदासीं। टेलीफोन लाइन ते असां सां मौजूद आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामियारा तजनिगार मारूफ दानिश्वर जनाब इम्तियाज़ आलम साहब। अचो तो उनसे गुफ्तगू। इम्तियाज़ आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ साहब, ये जो सारा केस पनामा का चला है जब से अब इस स्टेज पे आया है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच उसको देख रहा है, क्या समझते हैं आज तक जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं इस हवाले से? मुकद्दर अच्छा नहीं रहा और आजकल बड़ी फिजा है इस्राफ की और करप्शन के खिलाफ, लिहाजा ये केस एक आफत बन के टूटा है शरीफ खानदान पे और तहकीकात हुई है। JIT की रिपोर्ट आ गई है, पहले केस चला है, अब ये चला है, तो इसका एक सियासी पहलू है बहुत बड़ा और आप कह लें सियासी स्टंट। खूब तमाशा लगा हुआ है। कुछ हुकूमतें चाहती हैं, तहरीक इंसाफ है और शायद पीपल्स पार्टी भी चाहती है ये रास्ते से हट जाएं तो इनके लिए जगह बने पंजाब। दूसरी बात यह है कि जो JIT की रिपोर्ट आई है उस पर वजीर आजम के खिलाफ कुछ ज्यादा खास बात नहीं मैंने देखी। अलबत्ता यह है ना कहानी इनकी ठीक है ना कहानी उनकी ठीक है, कहानी कुछ और है। आज जिसकी खबर ये निकाल कर नहीं ला सकी JIT की रिपोर्ट और इनके पास गैप से 2 कहानी है ना। एक कहानी शरीफों की है, उस कहानी में बहुत सारे टोटे हैं और बहुत सारे खला है जो पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए उनकी जान नहीं छूट रही। जो JIT ने कहानी बनाई है इस कहानी में भी ये भी कहानी बहुत अधूरी है और अब 10,000 रियाल पे तो आप वज़ीर आज़म को घर नहीं दे सकते हैं और वो बेटे की कंपनी से जो मिले भी नहीं उसे। तो मैं समझता हूँ कि सियासी नुकसान होना था वो बहुत हो चुका कि वज़ीर आज़म के पल्ले अब कुछ नहीं रहा, ना इख्तियार रहा वैसा, ना उनका अखलाकी तौर पे जो जवाब है उतना रहा। ये मकसद तो हो गया और ये जो सियासतदान लगे हुए हैं एक दूसरे की पगड़ियां उछाल ले, ये सब पार हो गए। सारी बात ख्याल की नवाज शरीफ नहीं हो तो हमारे ये तो पार। अच्छा इम्तियाज आलम साहब, ये जो वो जो अरबों रुपए लाओ ना निकाल कर जो नवाज शरीफ ने चोरी की है और फिर नवाज शरीफ को फांसी लगाओ, वो तो आप ला नहीं रहे। अब उसके बेटों ने पैसे भेजे, वहां क्या हुआ, मियां शरीफ आ गया, उसने कारोबार किया, वो तो मुल्क से बाहर हो रहा है। अब कह रहे हैं कि जदाद यहां से अगर बनाई है तो लाइए सामने और बेस सजा नवाज शरीफ को। बड़ी हम तालियां में रहेंगे, खूब कहे, जबरदस्त। लेकिन असल जो मसला हुआ है, जो ट्रेजेडी हुई है कि करप्शन के मुद्दे को खराब कर दिया। पूरा सिस्टम करप्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक करप्ट है। 1000 खानदानों का आप हिसाब किताब शुरू करें, इसी तरह की कहानी निकलेगी जिस तरह शरीफों की कहानी। तो लिहाजा ये है कि इससे आगाज हो जाएगा फिर आगे चल पड़ेगा, बिल्कुल झूठ है। और 2-3 लोगों को पकड़ेंगे, -1 फॉर्मूले बड़े चल रहे हैं। तो सदारती निजाम लाने का कह रहा है, पहले जैसे कम सदारती निजाम से पाकिस्तान को बहुत फायदा हो चुका है। पाकिस्तान का निजाम क्या था? सदारती था। अयूब खान का क्या था? सदारती था। ज़िया-उल-हक का क्या था? सदारती था। मुशर्रफ का क्या था? सदारती था। लेकिन अपना इम्तियाज आलम साहब, 2 चीजें तो फाइंडिंग्स JIT ने जो अपना पेश की, JIT की 2 फाइंडिंग्स तो बहुत क्लियर हैं। एक ये है कि शरीफ ख़ानदान के मीन्स ऑफ अपना जो इनकम, जो लीगल मीन्स ऑफ इनकम है,
उससे ज़्यादा उनकी जो है वो अपना मिल्कियत है। दूसरी फाइंडिंग्स ये है कि उनकी कंपनियां लॉस मेकिंग कंपनियों के बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में पैसों की रेल फेल। तो यार ये आप एक तरफा बात कर रहे हैं, ये सब इतनी बात नहीं है। हेलो, मेरे शरीफ के लिए 4 फ्लैट ले लेना लंदन में क्या मसला था? क्या है पास 4 फ्लैट जो हम लेके बैठे हुए? मियां शरीफ बहुत बड़ी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और वही चितरके में आया। सबके किस तरह आया है? उसमें कागज पूरे नहीं है, खाते साफ नहीं है, कोई खाता साफ नहीं पाकिस्तान। अच्छा, ये तो जो लिहाजा ये जो सारी कहानी, ये भी टूटा कहानी है जो JIT ने बिल्ड की है, इसकी भी है। क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें काली मईशत जो है 3 से 4 गुना ज्यादा है, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये जो बाहर से लोग गिफ्ट भेजते हैं, ये सारा सिस्टम क्या बना हुआ है? आप नवाज शरीफ लेकर आया जी 1 अरब 17 करोड़ रुपए पाकिस्तान आए हैं, उसके बेटों ने भेजे हैं, या तो अरबों रुपए आ रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं भाई? ये सारी गिफ्ट स्कीम किसने बनाई है? ये किस लिए बनाई गई? ये सारे काले धन को सफेद करने के लिए बनाई गई है। सब इससे फायदा उठा रहे हैं जो भी काला धन में शामिल है। अच्छा, ये जो इसमें कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो सारा काला धन की रेल फेल है, इसे रोकने का बंदोबस्त किया जाए। तो टैक्स के जब कहते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाए, डॉक्यूमेंटेशन करे, ये सारे हड़ताल पे चले जाते हैं ट्रेडर। ये मुनाफिकत हो रही है, ऐसी ड्रामा चल रहा है। अच्छा, ये जो शरीफ खानदान और नून लीग कहती है साजिश हो रही है, तो आपके ख्याल में साजिश कौन कर रहा है? इमरान खान कर रहा है, आसिफ जरदारी कर रहा है? इमरान खान तो जाहिर है कि इमरान खान जब तक नवाज शरीफ रहेगा सियासत में मुतहर्रिक, नवाज शरीफ का मुंह काला नहीं होगा, तो इमरान खान जो है वो पंजाब में नहीं जीत सकता। तो उसका तो मसला यही है कि वो नवाज शरीफ हटे तो वो आए। तो सारी जो नवाज शरीफ से बुग़्ज़ है वो सिर्फ इसलिए है कि नवाज शरीफ रास्ते में उसके हायल है, उसका बड़ा आदर्श है वज़ीर आज़म बनने का। तो ये लोग सियासी तौर पर मुकाबला करें नवाज शरीफ का, ये इसके पीछे भी छुप रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब ने आज जो JIT में अपना मौक़िफ़ पेश किया नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उसमें तो कहा गया है कि ISI का जो अपना रिप्रेजेंटेटिव था JIT के अंदर, उस पर उन लोगों ने एतराज़ किया है। आपके ख्याल में ये क्या फिर सिविल मिलिट्री टेंशन की तरफ मामला जा रहा है? ISI के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, आप बेफिक्र रहे। जी सर, मैं ISI के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ इम्तियाज़ साहब। नहीं, आप बिल्कुल न करें, आप बड़े चालाक आदमी हैं। बात करें फिर पता लगेगा कि आप कहाँ गए, फिर हम आपको तलाश करते फिरें। चलें, भला आपके ख्याल में ये जो मामला है, अब क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं? ये ऐसी बकवास है, चलता रहेगा इलेक्शन तक। ये चोर, वो चोर, ये खा गए, वो खा गए। कोई अवाम के इशू नहीं होंगे, लोगों के इशू नहीं होंगे। अपनी अपनी इन्होंने घूमते करके क्या किया, अवाम को क्या किया, क्या, वो सब गायब हो जाएगा, बस यही रहेगा। लेकिन फिजा तो इलेक्शन में यही बक चलनी है। तो तब तक आपके ख्याल में इसका कोई लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं निकलेंगे इस केस के? यार कुछ तो निकल गया ना कि नवाज शरीफ का अखलाकी और सियासी तौर पे काफी उन्हें नुकसान हुआ है, सारे मामले से हो चुका है। और आगे क्या होगा, अब ये अदालतें जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो नहीं है, तो इख्तलाफ हो गया है। जब JIT की रिपोर्ट पे तो उस पर फैसला तो कोर्ट नहीं करती, वो तो फिर ट्रायल कोर्ट पे जाएगा, बहस मुबाहिसा होगा, गवाह आएंगे, बहसें होंगी वगैरह वगैरह, ये लंबा प्रोसीजर है। अच्छा, PMLN की इंटरनल कंडीशंस को आप किस तरह देख रहे हैं? चौधरी निसार साहब ने एहसन इकबाल पे काफी सख्त रिबटल दिया। भाई चौधरी निसार साहब छोड़ देंगे, इतनी असूल पसंद है, जाए इस्तीफा दे, जाके इलेक्शन लड़े। ये असूल पसंद है, किस बात के असूल पसंद है चौधरी निसार साहब? ये ज़ियाउल की पैदावार है सारे। नहीं, वो तो नवाज शरीफ साहब भी है ना, फिर तो नवाज शरीफ भी है, लेकिन उन्होंने वो नाता तोड़ दिया। ये तो भी नहीं ज़ियाउल की नजरी में बैठे हुए चौधरी साहब।
तो फिर नवाज शरीफ साहब ने अगर नाता तोड़ दिया तो चौधरी निसार से वो जान क्यों नहीं छुड़ाते? ये फिर तो नवाज शरीफ साहब भी उससे जान छुड़ाने की कोशिश करें ना इम्तियाज साहब। बाद ही समझा आपका सवाल मुझे आज। बड़ी मेहरबानी इम्तियाज़ आलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामियार तजनिगार इम्तियाज़ आलम साहब सां गॾु आहे गुफ़्तगू तां ॿुधी। हिकिड़ो व्यू पॉइंट इहो इम्तियाज़ आलम साहब ॿुधायो पिया त केस जेको आहे उनमें का वॾी पेशरफ़्त न थी सघंदी, छाकाणि त हीउ जेको केस आहे उहो बक़ौल इम्तियाज़ आलम साहब जे त ही पाकिस्तान जे अंदरि एहतसाब जो रिकॉर्ड, एहतसाब जी तारीख़ जेका आहे उहा काफ़ी कमज़ोर रही आहे ऐं हीउ समूरो जेको मामिलो आहे उहो जेको आहे हेडलाइंस ऐं ख़बरूं ऐं इन तरह जी जेका आहे उन मामले खां अॻिते न वधी सघंदो। इन मसइले ते वधीक गुफ़्तगू कंदासूं। फ़िलहालु वठूं था वक़्फ़ो, वापसि अची प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, चौथ प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू यकीनी तौर ते जेका हलंदड़ हुई JIT जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेका केस जी शुरूआति थी आहे, अॼु उन हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ धीरनि मौक़िफ़ पेश कया आहिनि उन ते गुफ़्तगू जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि लाहौर मां मुल्क जा मारूफ़ तजनिगार जनाब सलमान आबिद साहब। अचो तव्हां सां गुफ़्तगू। सलमान आबिद साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम फयाज साहब। सलमान आबिद साहब, ये पार्ट 3 पनामा का चल रहा है। पहला पार्ट के अंदर हमें नजर आया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई, फिर एक बहुत बड़ी अपना रिपोर्ट सामने आई जिसकी शुरुआत हुई थी गॉडफादर के उस सेंटेंस से कि देयर इज़ क्राइम बिहाइंड एवरी फॉर्चून। हर खुशकिस्मती या हर नसीब के पीछे जो है कोई ना कोई जुर्म होता है। और फिर उस पर भी काफ़ी बातें हुई। उसके बाद JIT बनी। JIT ने भी 60 दिन के अंदर करके एक जो है वो बड़ा पलडंदा आके सुप्रीम कोर्ट के अंदर रख दिया है और अब तीसरा मरहला शुरू हो गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज सब ने दलाइल दिए। आप इस सारे प्रोसेस को एज अ होल किस तरह एनालाइज करते हैं? देखिए, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि पनामा का जो केस है ये पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ा गेम चेंजर बन गया है। अगरचे पहले बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि इससे कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। आपने देखा कि खुद बड़े शुमार लोगों का ख्याल था कि JIT बनाने से शायद कोई मामला शफाफी की तरफ ना आ सके। लेकिन जब JIT की रिपोर्ट आई है तो इसने बहुत सी चीजों को पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल परसेप्शन है उसको चेंज किया है। मिसाल के तौर पे ये बात साबित हो गई कि अगर इदारे जो है इस तरह की तफ्तीशी टीमों के पीछे खड़े हो जाएं और उनकी बराह रास्त प्रोटेक्शन करें तो ये जो तफ्तीशी अफसर हैं ये एक बड़ा फैसला कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पर इस सारे मुकदमे में जो PMLN की क़यादत है उसने बहुत सी चीजों को मिसकैलकुलेट किया। पहले आपको याद है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी 15-20 दिन लगेंगे मियां साहब, ये सब लोग भूल भाल जाएंगे। दूसरी बात ये हुई कि इनका ख्याल ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें बेशतर जजेस हमारे हमायती याफ्ता है, इनसे कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए होगा। लेकिन आपने देखा जो 5 रुकनी बेंच आया उसका जो सारा तफसीली फैसला है वो बुनियादी तौर पर उनके खिलाफ था। फिर इनका ख्याल ये था कि जो JIT के अफसरान होते हैं इनकी क्या मजाल कि ये हुकूमत आज की हुकूमत के बारे में कोई बड़ा फैसला कर सके, लेकिन वो भी उलट हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सी चीजों को मिसकैलकुलेट किया गया। अब जब गेम हाथ से निकल गई है तो कोशिश ये की जा रही है कि इस कानूनी जंग को एक सियासी जंग में तब्दील कर दिया जाए और ये कहा जाए कि हमारे खिलाफ एक बड़ी कॉन्स्पायरेसी जो है मुल्की सतह से और गैर मुल्की सतह से की जा रही है और इमरान खान इस साजिश का एक मोहरा है। और जब वो कहते हैं कि ये मोहरा है तो पीछे खिलाड़ी कौन है उसके बारे में डायरेक्टली तो नाम नहीं लेते, लेकिन इनडायरेक्टली वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी फौज को और जुडिशरी को जो है ना तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो बुनियादी मसला इस वक्त जो थर्ड पार्ट थी है, जैसे आपने कहा, इसमें अगरचे उन्होंने JIT की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि JIT की जो रिपोर्ट है वही सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लेजिटिमाइज पोजीशन रखती है। अलबत्ता उसके बहुत से मंदरजात पे हुकूमत एतराज कर सकती है, लेकिन एतराज का तरीकाकार भी जो है ना सिर्फ जो स्लोगन्स नहीं होंगे, नारे नहीं होंगे, बल्कि आपको उनके मुतबादल एविडेंस देने होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तमाम एविडेंस ले जाएं और उसको पेश कर दें। लेकिन इससे पहले भी आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने भी ये अपने वाज़े एविडेंस पेश नहीं कर सके, JIT के सामने भी एविडेंस पेश नहीं कर सके हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं उसने जुल्म का मुजाहरा करते हुए कह रहा हूँ कि अब भी इनके पास मौका है कि अगर इनके पास शवाहिद है तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस पोजीशन पे नहीं है कि यकसर जो है वो JIT की रिपोर्ट को मुस्तरद कर सकती है। उनके कुछ नुकात के ऊपर जो है
फैसला यकीनन उनके हक में भी आ सकता है, लेकिन बहुत से नुकात ऐसे हैं जो हुकूमत के खिलाफ जाएंगे और फैसला फिर उनके खिलाफ आएगा। इसलिए JIT जो है अब बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अगर आने वाले चंद दिनों में इनके हुकूमती वकला अपना मुकदमा सही तरीके से लड़ते नहीं है, एविडेंस और शवाहिद नहीं पेश करते, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को या नवाज शरीफ साहब या उनके खानदान को कोई बड़ा सियासी रिलीफ जो है या कानूनी रिलीफ जो है वो इस अदालत से मिल सकेगा। अच्छा, अभी अपना सलमान आबिद साहब जो एविडेंसेस के पेश करने के हवाले से अगर देखा जाए तो 2 मरहले अब तक गुजर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग्स हुई, सबूत पेश किए गए, जिसने जो पेश करने थे वो पेश किए गए, उसके बाद फिर उन जो कागज़ पेश करने थे फिर दूसरा मरला शुरू हुआ, तो दूसरे मरले के अंदर भी वही कागजात पेश किए गए, सबूत पेश किए गए। अब तो मेरे ख्याल में सबूत पेश करने के लिए तो किसी के पास शायद ही कोई कागज बचा हो। तो देखिए ना, अगर आपकी बात की मैं मान लूं कि सबूत पेश करने के लिए मजीद कोई कागज नहीं बचा, तो अदालतें जो हैं वो तो कहानियों की बुनियाद पे तो बात नहीं करती ना, अदालतें तो शवाहिद की बुनियाद पे चलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदालत अभी तक नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की तरफ से दिए गए सबूत के ऊपर मुतमईन नहीं है और उनकी सेहत को जो है वो काबिले कबूल नहीं समझती। तो इसलिए अब अगर उनके पास सबूत नहीं है तो फिर उनके साथ क्या सलूक हो सकता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि अगर सबूत नहीं है तो अदालत तो सबूत ही मांग रही है, इस वक्त शवाहिद ही देने पड़ेंगे। लेकिन वो जो आप सुन रहे हैं ना, जब JIT के बाहर भी जब आके मियां साहब ने बात की या शहबाज शरीफ साहब ने बात की, वो कहते हैं कि भाई ये जो कुछ हो रहा है हमारे कारोबार के बारे में कह रहे हैं कि आपने वो कारोबार किया तो पैसे कहाँ से लाए। अभी तक हमारे ऊपर एक ये आपने नहीं कहा कि आपने फलां केस फलां उसके अंदर ये किकबैक्स लिए हैं, फलां ठेके के अंदर ये देखिए ये जो नैरेटिव है ना, ये PMLN का बुनियादी तौर पे गलत नैरेटिव है। हाँ, वही इस वक्त हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तो तहकीकात नहीं हो रही ना। अगर कल आप मेट्रो के खिलाफ तहकीकात करेंगे, ऑरेंज ट्रेन के खिलाफ करेंगे और दूसरे प्रोजेक्ट्स मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर करेंगे, वो जो आपको नंदीपुर प्रोजेक्ट के ऊपर करेंगे, इनके एनर्जी के प्रोजेक्ट पर करेंगे, तो फिर करप्शन के मामले सामने आएंगे ना। इस वक्त तो वो है ही नहीं। इस वक्त तो देखिए एक ऐसा मुकदमा जो इंटरनेशनल सूरत में सामने आया पनामा का, उसी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, और उसी के बारे में आपसे शवाहिद मांगे जा रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता अब पनामा में आपसे मेट्रो के बारे में पूछा जाएगा या वो नंदीपुर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, तो कल जब आपके खिलाफ उन मंसूबों की भी तहकीकात होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने शफाफ थे या शफाफ नहीं थे। नहीं, लेकिन अभी जो JIT की फाइंडिंग्स हैं उसमें जो बुनियादी फाइंडिंग है वो तो यही है ना कि उनकी जो दौलत है, उनके जो लीगल मीन्स ऑफ इनकम है उससे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी तो देखिए ना, और भी तो चीजें है ना। एक फाइंडिंग किया है, उन्होंने साबित किया कि जो फ्लैटों की बेनिफिशियरी है वो मरियम नवाज है। ये साबित किया कि जो उन्होंने शवाहिद वहां पे लंदन में जमा कराए थे वो ठीक नहीं थे। तो बहुत सी चीजें साबित हुई हैं। सिर्फ ये तो एक ही नुकता ना कि इनकी दौलत जो है ना वो ज्यादा है और उनके जो अपना दौलत और उनका रहन सहन के बारे में फर्क है, लेकिन इसके अलावा भी तो बेशुमार चीजें। दूसरी जो बात JIT ने अपना सामने लाई है वो ये लाई है कि ये जो अपना इनकी पाकिस्तान और बाहर की कंपनीज जी थी वो लॉस मेकिंग कंपनीज थी, उसके बावजूद भी काफ़ी बड़ी तादाद में अमाउंट जो है वो उन कंपनीज के अंदर रोटेट करती रही और वो एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की गई ताकि लोगों को नज़र ना आए कि वो क्या है। अगर वो स्मोक स्क्रीन की गई तो उसके पीछे जो धंधा किया गया, जो कुछ किया गया, कोई घनौना काम किया गया, कोई करप्शन की गई, तो वो तो उस पर तो JIT बिल्कुल खामोश है। देखिए ना, JIT को तो जो मैंडेट मिला तो JIT ने तो वही काम करना था ना। JIT को जो 13 सवालात मिले थे उसी की रोशनी में बैठ के बात करनी थी ना। अब मसला ये है कि जितनी बातें JIT ने उनको प्रूव की हैं, अगर वो गलत है तो उनके मुकाबले में मुतबादल शवाहिद देना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की जिम्मेदारी है। मसलन वो कह रहे हैं कि बेनिफिशियरी ऑफ फ्लैट जो है वो मरियम नवाज है, अगर ये कहते हैं नहीं है तो आप एविडेंस दे दें। तो मसला ये है कि जो चीज इस वक्त हो रही है हमें उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो JIT है उसने उन्हीं 13 नुकात के ऊपर बैठ के चीजों को परसू किया जो उनको दी गई है। अब ये कहना कि जी इसमें MI का ISI का नुमाइंदा क्यों था या इसमें ये जो अपना तफ्तीशी अफसरान है ये ठीक नहीं है, इनके एतराजात का जो टाइम था ना वो पहले था जब ये बनी थी। अब ने उस वक्त तो एतराज नहीं किया, आप बाकायदगी से उसमें जाते रहे, अपने तमाम तर शवाहिद जो भी आपके पास थे अपना मुकदमा वहां पेश करते रहे। अब अदालत इन बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देगी। अदालत तो ये देखेगी कि जो बातें JIT ने कही है अगर वो गलत है तो PMLN के वकला जो है उसके मुतबादल अपना एविडेंस पेश करें। अगर वो पेश नहीं करते तो अदालतें जो है वो फर्जी कहानियों की बुनियाद पर नहीं चलती। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये तो एक लीगल तरीका है, जाहिर है अदालत है,
उसने पहले केस सुना, उसके बाद JIT भी अदालत ने खुद बनाई और उसकी सुपरविजन भी उन लोगों ने खुद की, और उसके बाद हमें नज़र आया कि अब वो खुद सुन रही है, JIT को भी उसके सामने है, उसकी रिपोर्ट भी सामने है। वो तो फैसला ज़ाहिर है जब तक ये प्रोसीडिंग्स होंगी और रोज़ाना के बुनियाद पे होंगी तो सामने आ जाएगा। पॉलिटिकली देखा जाए तो आपके ख्याल में PMLN के अंदर चौधरी निसार साहब की नाराज़गी बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, अपोजिशन के अंदर इत्तफाक राय नज़र नहीं आता बड़ी पार्टियों के अंदर कि कोई एक प्लेटफॉर्म बना सके। पॉलिटिकली आप इस सारे, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि इस वक्त पॉलिटिकली पोजीशन भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मिसाल के तौर पे जो PMLN है उसको एक थ्रेट है एक्सटर्नल, जो आपने चौधरी निसार की बात की, इसी तरह से और भी ग्रुपिंग है। खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में भी बहुत सी बातों पर इतराज है और आपस में तहफुजात है, फैमिली के दरमियान मसाइल आ रहे हैं, तो बहुत सी ग्रुपिंग है। क्योंकि देखिए मुस्लिम लीग नून का जो इसकी तारीख है वो बहुत ज्यादा मुजामती जमात नहीं है, वो एक मफाहमत के साथ इक़्तिदार में जाती है, इसलिए उनको लगता है कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ साहब और उनके कुछ साथियों का ख्याल है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना चाहिए। दूसरा मसला उनका जो है इमरान खान है, जो अभी तक कंप्रोमाइज करके नहीं बैठे और यहाँ तक मामला ले आए हैं। पीपल्स पार्टी का मसला है, जमात इस्लामी का मसला है, MKM भी बीच में आ गई है, मुस्लिम लीग काफ भी आ गई है, तो बहुत सी जमातें चीजें डाल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंप्लीकेशन नवाज शरीफ साहब को इस वक्त है वो अपनी पार्टी के अंदर इंटरनल क्राइसिस का है। और आप जानते हैं फयाज साहब के चौधरी निसार जो है उनकी हैसियत जो है एक किंग मेकर की है PMLN के अंदर। वो बुनियादी तौर पर एक ब्रिज है एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान। जब भी माजी में नवाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट से मसाइल का सामना करना पड़ा तो चौधरी निसार उसके अंदर एक कलीदी रोल प्ले करते थे। लेकिन अब इस पूरे सिनेरियो में वो नजर नहीं आ रहे, बल्कि उनका ख्याल ये है कि ये सारा खेल नवाज शरीफ और उनके 5 वजीरों ने खराब किया है जो इस सूरत हाल के जिम्मेदार है। अगर नवाज शरीफ साहब चौधरी निसार को राजी करने में नाकाम होते हैं तो एक बड़ी ग्रुपिंग जो है वो PMLN के अंदर जनरेट होगी, जो नवाज शरीफ साहब के लिए काबिल कबूल नहीं है, उनके लिए मसला पैदा करेगी। अब आप देखिए आज भी जो इजलास हुआ PMLN का, उसमें चौधरी निसार साहब नहीं आए और कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, नहीं दिया, ये खबरें चल रही हैं। अब कहा जा रहा है कि बुध और जुमेरात को शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और चौधरी निसार और शहबाज शरीफ जो है दोनों जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत के साथ आगे बढ़ने के हामी है, जबकि नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ जो है, एहसन इकबाल जो है, ये दूसरे नुक्ते नजर रखते हैं। तो इसलिए PMLN का जो बड़ा चैलेंज है वो अपना इंटरनल क्राइसिस है जो इस वक्त उसको फेस करना पड़ रहा है। लेकिन आपके ख्याल में चौधरी निसार की पार्टी के अंदर जो इसकी स्ट्रेंथ है, एक तो उसका रोल है इस्टेब्लिशमेंट और अपना पार्टी के अंदर, या इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के अंदर, या शरीफ खानदान और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, लेकिन आपके ख्याल में चौधरी निसार की पार्टी के अंदर इतनी बड़ी कोई अपना है उसकी? नहीं, देखिए बुनियादी तौर पे तो लीडर नवाज शरीफ है, लेकिन जो लोग चाहते ये हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर कि हमें फौज के साथ टकराव नहीं पैदा करना, जुडिशरी के साथ टकराव नहीं पैदा करना, सिस्टम को बचाना है। अगर नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो उनका कोई मुतबादिल वजीर आजम आ जाए ताकि ये निजाम भी बच जाए, हुकूमत भी बच जाए, अगले इलेक्शन में हम ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। वो सब के सब लोग जो है चौधरी निसार के साथ खड़े होंगे क्योंकि वो सिस्टम बचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ एक टकराव पैदा हो और उस टकराव के नतीजे में हमें कोई बड़ी कीमत जो है वो सियासी तौर पर अदा करनी पड़े। अच्छा, अब आगे अगर इस पे आगे के लिए सोचा जाए, फैसला जो भी आता है दोनों सूरतों में, अगर PMLN के अंदर रिफ्ट पड़ती है तो इमरान खान को फायदा पड़ेगा, या PMLN अगर मजबूत रहती है अपना? नहीं, मैं तो देखिए मुस्लिम लीग की एक पूरी तारीख है फयाज साहब। जब भी मुस्लिम लीग नून पर एक बुरा वक्त आया है तो ये लोग अपनी पार्टी छोड़कर जो है ना आने वाली इक़्तिदार की जो मुस्लिम लीग होती है उसका हिस्सा बन जाते हैं। इस वक्त भी नवाज शरीफ के पास 50 से 60% अरकान असम्बली वो है जो मुस्लिम जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ परवेज मुशर्रफ का साथी बन गए थे और चौधरी बरादरान के साथ जाके खड़े हो गए थे। इसलिए जब भी मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को खासतौर पर यह पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल तारीख हो गया है और वो कोई बड़ी लड़ाई लड़ने की बजाय जो एक नई मुस्लिम लीग बन रही होगी जिसको एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल होगी उसी के साथ खड़े होंगे। यही मुस्लिम लीग नून की तारीख है, ये मुस्लिम लीग की तारीख है, नॉट नून की। तो मुस्लिम लीग तो इसी तरीके से ऑपरेट करती है, ताकत के साथ चलती है। तो आपके ख्याल में अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आ गया तो मुस्लिम लीग के अंदर स्प्लिट बिल्कुल यकीनी है? जी बिल्कुल यकीनी भी है, कमजोर भी हो जाएगी। आपको याद है जब 1999 में जब वाकया हुआ था तो मैं लाहौर में 15 से 20 लोगों का मुजाहरा कवर करता था और वो भी कलसूम नवाज के जाने के बाद वो भी खत्म हो गया था। तो मुझे नहीं लगता, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम लीग नून खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून बहुत कमजोर हो जाएगी। इसके बेशतर अरकान जो है वो साथ छोड़ जाएंगे और वो जो भी मुस्लिम लीग उस वक्त बन रही होगी, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब उसको लीड करें, चाहे वो चौधरी निसार साहब इसको लीड करें, कोई और करे जिसको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत होगी, इनमें से ज्यादातर लोग उसी के साथ खड़े होंगे। ये लोग PTI या पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे? जा सकते हैं। जब उनको लगेगा कि मुस्लिम लीग मुत्तहिद नहीं हो रही किसी एक के ऊपर तो फिर उन्हें अपना सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए PTI और पीपल्स पार्टी की तरफ रुख करना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा पिछले चंद दिनों में चौधरी बरादरान दोबारा सरगर्म हो गए हैं
और कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम लोगों को जो अगर एक सूरत बनती है तो उसका फायदा जो है वो वापस मुस्लिम लीग काफ की तरफ वापस आ जाए। बड़ी मेहरबानी सलमान आबिद साहब हमसे तफसील से बात करने की। नाज़रीन गुफ्तगू तव्हां ॿुधी सलमान आबिद साहब जेका गुफ्तगू कई पे, उनखां पहिरें इम्तियाज़ आलम साहब जेका गुफ्तगू कई पे, यकीनी तौर ते पानामा जे हवाले सां ही जेको टियों मरहलो आहे उहो हिकिड़ो नतीजा ख़ेज़ मरहलो आहे ऐं उनमें जे यकीनी तौर ते हेल ताईं जेके पहिरें मरहले जे अंदरि ऐं ॿिए मरहले जे अंदरि जेके ॻाल्हियूं थियूं उनजो नतीजो जेको आहे हिन केस में अचिणो आहे। सुप्रीम कोर्ट जी 3 रुकनी बेंच उन JIT जी तफ़सीली रिपोर्ट जो जाइज़ो वठंदी, उनमें धुरियुनि खे जेके एतिराज़ आहिनि उहे बि पेश कया वेंदा, छाकाणि त पाकिस्तान जे अंदरि जीअं इम्तियाज़ आलम साहब ॿुधायो पए त एहतिसाब जी तारीख़ का चङी कान्हे का। पाकिस्तान जे अंदरि एहतिसाब जे नाले में हेल ताईं सियासत थींदी रही आहे ऐं हीउ पहिरियों दफ़ो आहे त पाकिस्तान जे अंदरि पानामा केस जे अंदरि सुप्रीम कोर्ट हिकिड़ी हुकूमत जेका मौजूदा हुकूमत यानी जेका एग्ज़िस्टिंग गवर्नमेंट जे अंदरि जेको जे ख़िलाफ़ु जेका आहे उहा केस हलियो आहे ऐं उनमें 5 रुकनी बेंच उहो केस ॿुधो, जंहिंजे 2 जजनि जेको वज़ीर अज़म जी नाअहली जी सिफ़ारिश कई, जॾहिं त 3 जजनि जो इहो ख़्यालु हो त अञा कुझु सवाल मुंझियल आहिनि, उन्हनि जे लाइ उन्हनि जी तफ़सीली मालूमात जे लाइ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जोड़ी वञे। उहा टीम जोड़ी वई, उन टीम 60 ॾींहंनि जे अंदरि पंहिंजी तफ़सीली रिपोर्ट पेश कई आहे। उन ते बि धुरियुनि खे एतिराज़ आहिनि, हुकूमत खे PMLN खे एतिराज़ आहिनि, पर उन जे लाइ वरी उहा 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट जी वरी उन्हनि सभु एतिराज़नि खे ॿुधण खां पोइ जेको फ़ैसिलो कंदी। हेल ताईं जेको मरहलो हलियो आहे एहतिसाब जो, हेल ताईं जे तफ़सील सां ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, उन मां लॻे इहो थो त हीउ हिकिड़ो मस्बत जेको आहे क़दम आहे पानामा जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट जो बेंच ठहणु, उनखां पोइ वरी JIT ठहणु, उनखां पोइ 3 मरहले ते वरी हिकिड़े ॿिए बेंच पारां उन JIT जी रिपोर्ट जो जाइज़ो वठणु ऐं इन मां हिकिड़ी उमेद पैदा थी आहे। जीअं सलमान आबिद साहब ॿुधायो पए त पाकिस्तान जे अंदरि इहा हिकिड़ी उमेद पैदा थी आहे त पाकिस्तान जा इदारा नैब हुजे या इन्वेस्टिगेशन FIA हुजे या इन्वेस्टिगेशन जा ॿिया इदारा, जेकॾहिं उन्हनि खे सुप्रीम कोर्ट या इंतराह जे या पार्लियामेंट या हुकूमत जी का सपोर्ट हुजे त उहे तमामु वॾनि केसनि में पंहिंजी कारकर्दगी पेश करे सघनि था। बहरहाल पाकिस्तान जे अंदरि ही एहतिसाब जे हवाले सां ही केस जेकॾहिं पंहिंजे मंतक़ी अंजाम ते पहुचे थो त इहो पाकिस्तान जे अंदरि एहतिसाब जी तारीख़ में हिकिड़ो नओं बाब हूंदो ऐं हिकिड़ी नई शुरूआति हूंदी। उनखां पोइ यकीनी तौर ते पाकिस्तान जी अंदरि करप्शन जे कहाणियुनि जो ऐं बैड गवर्नेंस जो ऐं लाक़ानूनीत जो हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो वॾो डिघो दास्तान आहे ऐं उनखां पोइ यकीनी तौर ते जेकॾहिं इन हवाले सां के मस्बत फ़ैसिला थियनि था ऐं उन हवाले सां के अहिड़ा फ़ैसिला अचनि था जंहिंमां एहतिसाब जेको आहे उहो वाज़े थींदे नज़र अचे थो, यकीनी तौर ते पोइ उहे ॿिया जेके धुरियूं आहिनि, ॿिया जेके माण्हू आहिनि, ॿिया जेके गिरोह आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पाकिस्तान जे नाणे खां वठी पंहिंजे इक़्तिदार जे अंदरि जेका आहिनि बैड गवर्नेंस जे हवाले सां या माण्हुनि जे हक़ तलफ़ियुनि जे हवाले सां जेके उन्हनि क़दम खयां आहिनि उन्हनि ते बि थींदो, छाकाणि त जॾहिं खां वठी असां ॾिठो आहे त गुज़िरियल भेरे जॾहिं स्विस अकाउंट्स जो केस हलियो पियो त उन वक़्तु बि काफ़ी माण्हुनि चयो पिया, पीपल्स पार्टी चयो पिया त इहो सिलेक्टिव एहतिसाब आहे। हिन भेरे बि PMLN चयो त पनामा में काफ़ी नाला आहिनि पर सिर्फ़ु वज़ीर अज़म जे ख़ानदान जो एहतिसाब छो पियो कयो वञे। तंहिंजे करे असांजे इदारनि खे बहरहाल हिन स्टेज ते इहा शुरूआति खां अॻिते बि वधिणो पवंदो। सिलेक्टिव एहतिसाब जो मामिलो नज़र न अचणु घुरिजे, छाकाणि त पाकिस्तान जे अंदरि आर्टिकल 6 जे तहत परवेज़ मुशर्रफ ते बि केस दाख़िल आहे, उन जो बि को लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस निकिरणु घुरिजे। अकबर बुगटी खां वठी बेनज़ीर भुट्टो क़तल केस जेके आहिनि उहे बि असां वटि मौजूदु आहिनि, उन्हनि जो बि कॉन्सिक्वेंसिस के निकिरणु घुरिजनि। कराची जे अंदरि 12 मई खां वठी 12 रबीउल अव्वल ऐं 9 अप्रैल खां वठी पंहिंजो जेके आहिनि जेको बल्दिया फैक्ट्री साने ताईं जेके मामला आहिनि उहे जेके जहिड़े नमूने सां ईअं मुंझी विया आहिनि ऐं उहे बिल्कुलु हू थी विया आहिनि, उनजो बि थियणु घुरिजे। ख़ुदि जेको आहे असांजे इदारनि जे पारां जॾहिं इहे रिपोर्टूं साम्हूं आयूं त कराची जे अंदरि को वॾे पैमाने ते हथियार गॾु कया विया आहिनि, उन्हनि मामलनि जा बि तफ़सील साम्हूं अचणु घुरिजनि त उन्हनि जे पुठियां बि कहिड़ियूं धुरियूं पाकिस्तान जे अंदरि केतिरा ई किसा जेके आहिनि जेका आहे लाक़ानूनीत जा, बरबरियत जा ऐं करप्शन जा जेके आहिनि उहे मौजूदु आहिनि। यकीनी तौर ते हीउ केस जेकॾहिं कामयाबी सां असांजी इदारा असांजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंहिं उनखे कंहिं कामयाबु मंज़िल ते पहुचाए थी त पोइ हिकिड़ो माण्हुनि जे अंदरि इहो अहसासु पैदा थींदो त हीउ बाक़ी ॿियनि केसनि जे मामले में बि असांजे इदारनि मां माण्हुनि जी उमेद पैदा थींदी। नाज़रीन वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची गुफ़्तगू कंदासूं हिंदुस्तान ऐं चाइना जे मंज़र जेका हिन वक़्तु कन्फ्रंटेशन आहे तिब्बत जे मसइले ते, उन कन्फ्रंटेशन जे बारे में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट जा मारूफ़ स्कॉलर डॉक्टर ज़ुबैर इक़बाल साहब सां गॾु हूंदा। अचो त पोइ उन सां गुफ़्तगू कंदासूं। फ़िलहालु वठूं था वक़फ़ो।
वेलकम बैक नाज़रीन। अचत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं गुफ़्तगू कयूं था हिंदुस्तान ऐं चाइना जे मसइले ते, जिते 9 जून खां वठी तिब्बत जे बॉर्डर ते चाइना ऐं हिंदुस्तान जूं फ़ौजूं हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं आहिनि ऐं अॼु जे हवाले सां इतला इहे मिलिया आहिनि त उते शायदि हिकिड़ो कन्फ्रंटेशन बि थी आहे। उन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासूं। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि वॉशिंगटन DC मां मारूफ़ स्कॉलर ऐं मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट जा सीनियर फेलो डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब। अचो था उनसे गुफ्तगू। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं ये जो चाइना इंडिया कन्फ्लिक्ट एक मर्तबा फिर अपना मंजर आम पे आया है? जी देखिए, आपको तो मालूम है कि ये रीजनल कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है। एंड जैसे आप जानते हैं कि अब आजकल के ज़माने में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनके ग्लोबल असरात होते हैं, उनके सिर्फ रीजनल लिमिटेड असरात नहीं होते। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये इतना पुराना है कि आप जानते हैं कि 1959 से शुरू हुआ है और बढ़ता चला जा रहा है। अब चूंकि एक तरफ तो चाइना की इकोनॉमिक पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन अभी कमजोर है और इतनी जिसकी उम्मीद की जाती थी वो उतनी बड़ी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में, और जैसे अब अमेरिका और रशिया और अमेरिका और चाइना के टेंशन को और कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं, ऐसी कंडीशन में इंडिया और चाइना जो है वो एक दूसरे के खिलाफ पोजीशनिंग बना रहे हैं। इस पोजीशनिंग में मुश्किल ये आ जाती है कि जो इंटरेस्टेड पार्टी जो होती हैं वो दूसरे ममालिक को इसमें शामिल कर लेती हैं। जैसे ही वो दूसरे ममालिक शामिल हो जाते हैं, ये इशू रीजनल नहीं रहता बल्कि ग्लोबल हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि अब तक जो वहाँ हुआ है, खासतौर पे वो जो अभी तक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, तो पोटेंशियल मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन जो उस वक्त हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में चाइना के साथ पैदा हो रही है, वो बड़ी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि आपको मालूम है कि पहले भी इसी तरह हुआ था। अगर ये हाथ से निकल जाती है तो फिर दूसरे ममालिक, खासतौर पे अमेरिका और रशिया इसमें शामिल हो जाएंगे। अगर वो इसमें शामिल हो जाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम जो कि रीजनल समझी जाती थी, ये बड़ी हद तक बढ़ के ग्लोबल प्रॉब्लम बन जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान और चाइना का इस वक्त जो 1962 की वार तो अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त तो लगभग $100 बिलियन का ट्रेड दोनों ममालिक के दरमियान है। फिर ये जो सूरत हाल बनी है उसमें हिंदुस्तान का कहना यह है कि भूटान की एरिया के अंदर सॉइल पे जो है वो रोड बनाई जा रही है। हिंदुस्तान ने अब तक ये क्लेम नहीं किया कि चाइना जो रोड बना रहा है वो हमारी सॉइल के ऊपर बना रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान का इतना एग्रेसिव पोस्चर लेना, आपके ख्याल में ये कुछ ग्लोबल जो इंटरनेशनल अपना रिलेशंस के जो अपना रूल्स हैं उसके मुताबिक उसको सूट करता है? जी देखिए, यही सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जब आप इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होते हैं तो आप एक किस्म की प्रोबिंग करते हैं। उस प्रोबिंग का मकसद ये होता है, ये देखना होता है कि किस लिमिट तक आप अपनी पोजीशन को मजबूत कर सकते हैं और दूसरे मुल्कों को कंप्रोमाइज की तरफ, उनको कंप्रोमाइज के तरफ लाने की कोशिश करते हैं। अगर हिंदुस्तान अपनी इस पोजीशन में कामयाब हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन इसकी उम्मीद कम रहती है। याद रहे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आ रहा है और ये जो रोड कंस्ट्रक्शन का जो मामला है, ये तो एक बहाना है। असल इशू जो है वो है एक तरफ वन रोड एंड वन बेल्ट जो ओबोर है, और दूसरी तरफ जो जापान, हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो एक मैरीटाइम के जो ट्रैक बन रहा है। ये इन दो जो ऑल्टरनेटिव किस्म के जो मैकेनिज्म्स हैं जिनके तहत इस इलाके को और ग्लोबली इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं और उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, तो उस वजह से, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस किस्म के तमाम जो आपको इवेंट सामने नजर आते हैं उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि ये देखा जाए कि किस हद तक जो एडवर्सरीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं या उनकी पोजीशन कैसी है, जिसको देखते हुए अपनी पोजीशन को कैसे बनाया जाए। अच्छा, तो आपकी बात से अगर उसको इस तरह डिफाइन किया जाए कि ये दुनिया इस वक्त एक नई कोल्ड वॉर को विटनेस कर रही है, तो ये बात दुरुस्त होगी? दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। देखिए, ये कोल्ड वॉर जो है इसका मकसद और इसका कंटेंट बड़ा फर्क है। जो पहली कोल्ड वॉर थी वो तो क्लियरली कहना चाहिए कि हालांकि वो उसमें मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन याद रहे कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है था वो एक बड़ी सीरियस किस्म की ऑप्शन समझा जाता था। वो कोल्ड वॉर से उसी का खत्म हुई जब एक हिस्सा जो था वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को मेंटेन करने के काबिल नहीं रहा।
अब की सिचुएशन है वो डिफरेंट है। वो इसलिए कि इस वक्त जो इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा अहम हो गए हैं। ऐसी कंडीशन में जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है या मिलिट्री जो फोर्स है उसको इस्तेमाल से इसीलिए किया जाएगा कि उसकी वजह से आपके इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट को कैसे तकलीफ मिल सकती है। जैसे कि आप देखते हैं इस वक्त जहां तक चीन कर रहा है उसका मकसद यही है कि दूसरे ममालिक को अपने साथ इस तरह इंटीग्रेट कर ले कि फिर उनकी तरफ से किसी किस्म का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या मिलिट्री टेंशन का मौका ना रहे और उनकी अपनी इकोनॉमी जो है उसको मजबूत होने में ज्यादा तकलीफ मिले। दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो है वो चूंकि अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इतना मजबूत नहीं कर सका तो इसलिए उसको ये करना जरूरी है कि वो दूसरे ममालिक के साथ मिलकर जिसमें अमेरिका और जापान शामिल हैं कोई इस किस्म के ऑप्शन ऑल्टरनेटिव बनाए जिसकी वजह से चीन जैसे मुल्क जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होता है। लेकिन इस वक्त की कोल्ड वॉर है, ये वो कोल्ड वॉर नहीं है जिसमें कि एटॉमिक बॉम्ब जो थे वे दूसरे के सामने रखे जाते। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोल्ड वॉर का जो है बिल्कुल इस इकोनॉमिक एडवांसमेंट के साथ साथ उसके साथ साथ मिलिट्री पुशअप भी हमें नज़र आ रही है, क्योंकि आज साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरह हमने देखा कि वहाँ पे अमेरिकन बेड़े आके वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, और या जिस तरह आप कह रहे थे अभी कि जापान, हिंदुस्तान और अमेरिका ने नेवल एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं। हिंदुस्तान और चीन जो इस वक्त है वो बिल्कुल दोनों तरफ से उनकी फ़ौजें जो है वो अपनी सफ़बंदी किए खड़ी हुई हैं उस बॉर्डर के अंदर। तो इस सारे रीजन के अंदर हमें नज़र आता है कि मिलिट्री मूवमेंट भी उस इकोनॉमिक मूवमेंट के साथ साथ मिलिट्री मूवमेंट भी हमें नज़र आती है। ये वो मिलिट्री मूवमेंट से उसी सूरत में इस्तेमाल की जाएगी कि अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उन पर कॉम्प्रोमाइज पैदा नहीं होते। नहीं, अपना इस्तेमाल का डॉक्टर साहब और मामला है, लेकिन मूवमेंट हर तरफ से हमें नजर आ रही थी। सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं जी वो अपनी इकोनॉमिक अपना उसके साथ साथ मिलिट्री मूवमेंट भी वहां पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस शो कर रहे हैं। जी देखिए, वो मैंने पहले अर्ज किया कि जो मिलिट्री मूवमेंट है वो पैरामाउंट नहीं है। इस वक्त जो पैरामाउंट इंटरेस्ट है वो इक्तिसादी है और उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक है। मिलिट्री मूवमेंट या मिलिट्री फोर्स को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उनको प्राइमरी ऑब्जेक्ट, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट नहीं समझा जाता। जहां तक हम देख सकते हैं हिंदुस्तान की प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान चूंकि अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो अपनी मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर को दिखाते हुए दूसरे ममालिक के साथ कॉम्प्रोमाइज फोर्स कर सके, इसीलिए ये मुश्किल खड़ी हुई है। अगर हिंदुस्तान के पास इकोनॉमिक इतनी फोर्स होती कि वो चीन को ये कह सकता है कि चीन का बहुत सख्त नुकसान होगा अगर वो इस किस्म की पोजीशन कायम रहेगा, तो फिर शायद कॉम्प्रोमाइज पैदा हो जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज पैदा नहीं होता तो क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि हिंदुस्तान जंग करने के लिए तैयार होगा? मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ग्लोबली उनको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी जिसकी वो उम्मीद रखते थे, और दूसरी बात यह आ जाती है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो दोनों ममालिक के लिए काफी खराब होंगे, और खासतौर पर हिंदुस्तान के लिए जहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर पीस और स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। उसके बगैर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और ग्रोथ नहीं होगी। इसकी वजह से जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसके मकासद, जो सियासी मकासद है वो पूरे नहीं होते, तो फिर बीजेपी और दूसरी गवर्नमेंट जो है उनको कमजोरियां होंगी और वो इलेक्शन हार सकती है। तो ऐसी कंडीशन में वो इस मकाम तक नहीं पहुंचेंगे जैसे मैं देख सकता हूँ कि जहाँ पर वो मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने के लिए फोर्स होता है। लेकिन बीजेपी ने जो पोस्टरिंग की हुई है अब तक अपना एक माइटी हिंदुस्तान की, अगर वो रिट्रीट करते हैं तो आपके ख्याल में उसको अपने घर के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर उनको पॉलिटिकल लॉस नहीं होगा? देखिए, बात ये तरह से आ जाती है कि किस मुकाम पे आके वो रिट्रीट करते हैं। अगर उनकी रिट्रीट इस तरह की होती है कि क्लियरली उसको एक वीकनेस या उसको एक डिफीट नहीं समझा जाता, तो फिर शायद उसका इतना बुरा असर नहीं होगा। इसीलिए हिंदुस्तान ने इस टेंशन को आगे बढ़ने से अभी तक रोका हुआ है, और उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि वो इसको रोके रखेंगे, क्योंकि उसके बगैर उस इलाके में मुश्किलात पैदा होंगी, और जैसे मैंने अर्ज किया ये मुश्किलात ग्लोबल बन जाएंगी, और क्योंकि जैसे ये ग्लोबल रहेंगी तो सिर्फ ना अपनी रीजन बल्कि ग्लोबली इसके बुरे असरात होंगे। तो इसीलिए मुझे तो यही महसूस हो रहा है कि पैरेलल ट्रैक पर
इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इस टेंशन को आगे ना बढ़ाए और बड़ी हद तक इसको डिफ्यूज करने की कोशिश करे। ये डिफ्यूजन जो है ये चीन के इंटरेस्ट में भी होगी, क्योंकि फिर चीन ये महसूस कर सकता है और तमाम दूसरे ममालिक को ये कह सकता है कि उसके पास इतनी पावर है कि वो बगैर जंग लड़े अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकता है और दूसरे ममालिक जिसमें हिंदुस्तान शामिल है कंप्रोमाइज के लिए परसुएट कर सकता है। अच्छा, तो आपके ख्याल में अमेरिका और बाकी ऐसी जो अपना, जिस तरह आपने जापान को रेफर किया, फिर थाईलैंड का और चाइना का भी कन्फ्लिक्ट था, अभी भूटान भी आ गया है, तो आपके ख्याल में जो आलमी अपना अलाइनमेंट है, ग्लोबल अलाइनमेंट है अपना, उस हवाले से आपके ख्याल में अमेरिका को क्या सूट करता है कि ये टेंशन कम हो जाए या चाइना के लिए मजीद दुश्वारी हो? नहीं, यकीनन उनको देखिए, इस वक्त जो आप देख सकते हैं बेसिकली ये इस वक्त से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है, ये इस वक्त स्ट्रेटेजिक प्रोबिंग हो रही है। स्ट्रेटेजिक प्रोबिंग का मकसद सिर्फ ये होता है कि देखा जाए कि किस हद तक आप अपने एडवर्सरीज को कंप्रोमाइज के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर अमेरिका, और जैसे कि महसूस हो रहा है कि अमेरिका ने इसको महसूस कर लिया है कि ये वो इवेंट है, ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसको अगर बढ़ा दिया गया तो ये हाथ से निकल जाएगा, और अगर हाथ से निकल जाता है तो इसका यकीनन रीजन पे तो बुरा असर होगा, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका पे भी बुरा असर हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका अगर कोई फोर्सफुल किस्म का स्टेप लेने के काबिल नहीं होगा तो फिर इसकी जो हेजेमोनिक रोल है उस इलाके में और कमजोर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका यकीनन अपने आप को उस मुकाम पर नहीं पहुंचने देगा जहां पर के उसको अपनी पोजीशन के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मारूफ स्कॉलर मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC जा सीनियर फेलो डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब सां गॾु आहे। गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी, चाइना हिंदुस्तान जी कन्फ्रंटेशन जेका हिन वक़्तु तिब्बत जे बॉर्डर ते आहे ऐं 21 जून खां वठी उते हलंदड़ आहे। पाकिस्तान हिंदुस्तान जो चवण इहो आहे त चीन जेका रोड ठाहे थो पियो उहा भूटान जे हुन ते आहे, ऐं चीन इहो बि चए थो त हुन सां हिंदुस्तान इहो चए थो त चीन जेकॾहिं इहा रोड ठाही त उनखे जेको आहे स्ट्रेटेजिकली तमामु वॾी स्ट्रेंथ मिलंदी। जॾहिं त चाइना जो चवण इहो आहे त हू पंहिंजी धरती ते रोड ठाहिनि था पिया, तंहिं लाइ भूटान ऐं हिंदुस्तान खे हुन ते को एतिराज़ न हुजणु घुरिजे। इन सां गॾु नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइश खे इजाज़त, सदाईं गॾु।